हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिकी को। इसमें आज हम इकाई 1 जिसका नाम है स्थिर विद्युत, उसके अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र के प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे आज हम गॉस की प्रमेय को देखने वाले हैं। प्रश्न है हमारा, गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो हमें गॉस की प्रमेय यहाँ पे लिखनी भी है और फिर उसका जो फार्मूला है वो सिद्ध करके लाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं फिजिक्स के, तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स के जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध करनी है हमें। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हमें गॉस की प्रमेय को समझने के लिए विद्युत फ्लक्स को समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? तो विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास कोई एक आवेशित चालक है जिस पे इस तरफ हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है और इस तरफ माइनस क्यू आवेश। अब हम जानते हैं कि जो बल रेखाएं हैं वो बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर कहां पे समाप्त होती है? ऋणावेश पर। मतलब धन से शुरू होगी और ऋण पे समाप्त होगी। तो इस प्रकार से ये बल रेखाएं रहती है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है परिभाषा विद्युत फ्लक्स की कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये कोई विद्युत क्षेत्र ही है जो हमने यहाँ पे कोई आवेशित चालक लिया है, ये क्या है? आवेशित है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निर्मित है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं, ये जो बल रेखाएं हैं कुल बल रेखाएं, मतलब इसके अंदर कुल कितनी बल रेखाएं उसकी संख्या को ही क्या बोला जाता है? उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जो बल रेखाओं की संख्या है यहाँ पे अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, इन बल रेखाओं की संख्याओं को ही क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाया जाता है? फाई से। तो ये हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा यहाँ पे देख ली। आप चाहें तो इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय को। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? सबसे पहले हमें गॉस की प्रमेय लिखना है। तो गॉस की प्रमेय हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें गॉस की प्रमेय होती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है? ये जैसे कोई एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम काय से दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा रखा है फाई। तो गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है? मान लो कि आवेश है कितना? Q है। तो अगर हम आवेश को यहाँ पे ये Q से यहाँ पे दर्शा दिया है, तो Q कुल आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो कुल आवेश यानी कि Q का कितना गुना? 1/ε0 गुना। तो गुना का मतलब इस Q में हमें गुणा कर देना है 1/ε0 का। तो इस प्रकार से ये सूत्र
यहाँ पे आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का। तो परिभाषा भी इससे आपको याद रह जाएगी और ये सूत्र भी, सूत्र से परिभाषा या परिभाषा से आप सूत्र याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम गॉस की प्रमेय को। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाया हमने। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को हमने कैसे दर्शाया, क्यू से। आवेश का 1/ε0 गुना, तो 1/ε0 का हमने इसमें गुणा कर दिया। ये यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाया है, मतलब गुणे में है, ये Q के गुणे में है 1/ε0, और यहाँ पे फिर हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास गॉस की प्रमेय का सूत्र भी आ गया। इसी को यहाँ हिंदी में लिख भी रखा है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q हो, ये कुल आवेश को Q से दर्शाया था हमने, तो वो लाइन यहाँ पे हिंदी में लिख भी दी कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q हो तो गॉस के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को ये फाई से दर्शा के इसे सूत्र के रूप में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सिद्ध भी करना है। ये तो हमने सूत्र परिभाषा से लिखा है, लेकिन इस सूत्र को हम सिद्ध करके अब लाएंगे, यानी कि हमें एक पूरा डेरिवेशन हल करना है अब यहाँ पे। तो उसके लिए सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पे व्युत्पत्ति यानी कि प्रूफ कैसे करेंगे वो यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है, या तो आप पूरा एक वृत्त टाइप गोल ले सकते हैं या ऐसा अनियमित पृष्ठ कोई भी। मैंने यहाँ पे अनियमित ले लिया है, अनियमित लेने में ज्यादा अच्छा है। अब ये तो हमने एक पृष्ठ लिया था इस प्रकार से। इस पृष्ठ में यहाँ पे इस पृष्ठ को तो नाम दिया हमने क्या, एस। अब अंदर हमने इस पृष्ठ के अंदर कोई एक बिंदु लिया, उस बिंदु को तो नाम दिया हमने O, और उस बिंदु पे आवेश रख दिया +Q आवेश। अब यहाँ पे +Q आवेश रखने के बाद हमने क्या करा, इस बिंदु O से कितनी दूरी पे, R दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु लिया P। कितनी दूरी पे, इस बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P लिया है। P बिंदु कहाँ पे लिया है हमने, इस जगह पे, ये पृष्ठ पे लिया है हमने, पृष्ठ की कोर पे ही। यहाँ पे बिंदु P पे हमने एक छोटा सा अल्प पृष्ठ बना दिया। जैसे ये तो संपूर्ण पृष्ठ था पूरा, हमने एक छोटा सा पृष्ठ इस बिंदु P के आसपास यहाँ पे बना दिया। इस सूक्ष्म पृष्ठ को नाम क्या दिया, ds। संपूर्ण पृष्ठ का नाम s था, लेकिन जब सूक्ष्म की बात होगी तो हम क्या लगा देंगे, उसके साथ d लगा देंगे। तो s के साथ क्या लगा दिया हमने, और d लगा दिया है। ये सूक्ष्म के लिए, छोटे से पृष्ठ की जब बात हो उसके लिए हमने d लगा दिया। अब यहाँ पे +Q आवेश है, इस बिंदु पे भी हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं जिसे बोला जाता है एकांक धन आवेश। एकांक धनावेश को हम +Q0 से दर्शाते हैं। अब वो आवेश भी कैसा हुआ, प्लस का, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, यानी कि दोनों अगर प्लस के हैं तो दोनों आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब यहाँ पे जो आवेश है वो इस तरफ खिसकेगा, इस दिशा में, मतलब बल इस दिशा में लग रहा है। तो मैंने पहले भी बता रखा है पिछले डेरिवेशन में भी कि जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। तो अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र को हम कैसे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं, इसलिए हमने यहाँ E वेक्टर लिख दिया। तो वेक्टर भी लगा दिया यहाँ पे दिशा को बताने के लिए। और साथ ही में ये जो सूक्ष्म पृष्ठ था ds, इसका जो स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश बोल सकते हम, वो विस्थापन सदिश किस दिशा में है, इस दिशा में बनाना है, इस तरफ। तो उसे विस्थापन सदिश को दर्शाएंगे हम किससे, ds वेक्टर से। सूक्ष्म पृष्ठ को हमने सिर्फ ds से दर्शाया था, लेकिन उसकी दिशा को दर्शाने के लिए हमने ds वेक्टर लिखा है। अब हमें क्या करना है, आगे हम एक हिंदी की लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे ये हिंदी की लाइन है, यहाँ पे मान लो एक बंद पृष्ठ S के अंदर
बिंदु O पर, ये चित्र को देखकर ही हमें लाइन लिखनी है यहाँ पे। मान लो एक बंद पृष्ठ S के अंदर, ये बंद पृष्ठ S था, इसके अंदर क्या था, बिंदु O पर, ये बिंदु O पर प्लस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से कितने दूरी पे, R दूरी पे कोई बिंदु P है, ये बिंदु O से हमने R दूरी पे एक बिंदु P लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P लिया था हमने यहां पे, इस बिंदु P पे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पिछले डेरिवेशनों में देख रखा है। सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। हमने डेरिवेशन में, पिछले डेरिवेशन में इस R की जगह AP, BP इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे हम R का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ दूरी हमने R से ही दर्शाई है, तो हमने R स्क्वायर ही लिख दिया। ये बना दी समीकरण 1। अब अगर हम इस विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, इस E की, तो इस E की जो दिशा है वो किस तरफ है, O से P की तरफ है, क्योंकि इस दिशा में जा रहा है विद्युत क्षेत्र, यानी कि दिशा हुई O से P की तरफ। तो हम लिख देंगे कि इसकी जो दिशा है वो OP वेक्टर के अनुदिश होगी, मतलब OP दिशा में होगी इसकी दिशा। अब अगली लाइन हमें क्या लिख देनी है, अगली लाइन लिखनी है, माना प्लस Q आवेश द्वारा, ये जो प्लस Q आवेश रखा हुआ है इसके द्वारा ds सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो सूक्ष्म पृष्ठ लिया था, छोटा सा पृष्ठ ये ds वाला, इस पे फ्लक्स निकालेंगे। तो इस प्लस Q आवेश के द्वारा ds सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स को तो हम जानते हैं फाई से दर्शाते हैं, लेकिन बात हो रही है सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाले की। तो अगर पृष्ठ सूक्ष्म है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा, मतलब छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लक्स के आगे, फ्लक्स को तो हमने फाई से दर्शाया, लेकिन ये फ्लक्स सूक्ष्म है इसलिए हम क्या लगा देंगे आगे d। अब इस d फाई के लिए सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद ही रखना है, d फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये सूत्र क्या है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब d फाई को तो हम ऐसे लिखेंगे, बराबर भी ऐसे ही लगाया। अब जब हम इस पे से ये वेक्टर हटाएंगे दोनों पे से, तो साथ में क्या लग जाएगा, cos थीटा और लग जाएगा। तो ये E ds तो रहेगा ही सही, लेकिन वेक्टर हटाने के कारण cos थीटा यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसका डेरिवेशन और हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो d फाई का ये जो मान है, सॉरी E का जो ये मान हमने समीकरण 1 में देखा था, ये मान हम यहां इस स्टेप में लाकर रख देंगे। तो यहां पे हम अब लाइन लिख लेते हैं एक पहले, वो लाइन है समीकरण 1 से मान रखने पर। तो इस स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से ये जो E का मान है, ये E का मान यहां पे लाके हम रख देंगे। तो हम इस d फाई को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर का, अब E, इस E की जगह हमें ये मान रखना है। तो मान क्या है, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, और ये तो E का मान रखा। अब ये जो बचा हुआ ds cos थीटा है, इस ds cos थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं, ds cos थीटा को। तो हमने क्या किया, ds cos थीटा को ऐसे लिख दिया है। अब हम एक फिर से लाइन लिखेंगे, अतः, सॉरी यहां पे बंद लिखना है, अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो अब हम क्या करने वाले,
ये जो फ्लक्स था ये सूक्ष्म पृष्ठ का फ्लक्स था, डी लगा हुआ है मतलब सूक्ष्म पृष्ठ का फ्लक्स है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो बंद पृष्ठ एस था, ये जो पूरा पृष्ठ था, पूरा बंद पृष्ठ एस, इससे गुजरने वाला जो संपूर्ण मतलब कुल विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस स्टेप से यदि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस स्टेप का हम समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने के लिए हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे यहां पे। तो डी फाई के आगे ये हमने क्या करा, समाकलन का चिन्ह लगाया, फिर बराबर में इस स्टेप के आगे भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² ds cos थीटा। साथ में ये जो समाकलन का चिन्ह लगाया, चाहे तो आप सिर्फ समाकलन का चिन्ह लगा सकते हैं, या फिर इसमें हम चाहे तो यहाँ पे गोला बना दें इस प्रकार से समाकलन के चिन्ह के बीच में, तो इसे क्या बोला जाएगा, गॉसीय समाकलन बोलेंगे। तो ये एक गॉसीय समाकलन यहाँ पे हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पे ये डी फाई की जगह अब क्या हो जाएगा, फिर से फाई हो जाएगा, क्योंकि पहले ये सूक्ष्म पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स था। ये विद्युत फ्लक्स यानी फाई किसका था, डी लगा हुआ था मतलब सूक्ष्म पृष्ठ का। लेकिन अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को सिर्फ फाई से दर्शाया जाता है, उसमें कोई डी नहीं लगेगा। इसलिए अब यहां पे हमने क्या करा है, सिर्फ फाई लिख दिया है। अब इसी में हम क्या करें, यहां पे इस तरफ समाकलन करने के लिए हम जो भी अचर है उसे हम बाहर निकाल देंगे समाकलन के। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अचर संख्या कौन कौन सी है, एक तो ये ऊपर से तो Q, और बटे में ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ये अचर है। अब समाकलन के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, समाकलन के अंदर बचा ऊपर तो ये ds cos थीटा, ये ds cos थीटा, और बटे में से बचा है ये r का स्क्वायर, ये बचा है हमारे पास। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सूत्र याद रखना है हमें। तो चूंकि करके यहां पे सूत्र लिख रहा हूं मैं, सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटे r², ये सूत्र होता है डी ओमेगा का। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप हमें नजर आ रही है, इस स्टेप में ds cos थीटा बटे r² की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा को रख सकते हैं। तो अब हम ये फाई को ऐसे ही लिखा हमने, बराबर में Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ये समाकलन का चिन्ह भी ऐसे ही लगाया, और इस ds cos थीटा बटे r² की जगह पे ये डी ओमेगा लिख देंगे, क्योंकि ये सूत्र किसका था, डी ओमेगा का था, तो हमने यहाँ पे डी ओमेगा लिख दिया इसकी जगह। अब एक सूत्र और याद रखना है आपको, वो सूत्र होता है समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो समाकलन डी ओमेगा लिखा हुआ है इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, 4 पाई को रख देंगे। तो अब हमने ये फाई ऐसे ही लिखा है, बराबर में Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी ऐसे ही लिख दिया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब हम गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, और इस समाकलन डी ओमेगा की जगह क्या रखना है, 4 पाई रख देंगे हम। तो यहाँ पे ये पूरे की जगह हमने 4 पाई रख दिया। अब इस 4 पाई से ये 4 पाई तो यहाँ पे कट जाएगा, मतलब अब हमारे पास बचेगा क्या, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। यही सूत्र हमारा काय का था, गॉस की प्रमेय का जो सूत्र था वो हम यहाँ पे सिद्ध करके ला चुके हैं। किस प्रकार से, गॉस की प्रमेय का हमने सूत्र यहाँ पे देखा था, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 Q। तो अगर हम इस Q का 1 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है Q/एप्सिलॉन 0। तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0, ये वाला ही सूत्र यहाँ पे आ चुका है। यही क्या है, गॉस की प्रमेय है।
तो यही गॉस की प्रमेय है। तो इस प्रकार से ये आज हमारी गॉस की प्रमेय यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।